हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और एक बार फिर से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट का ही। तो हमने लास्ट वीडियो में बच्चों डिस्कस किया था गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय की उपपत्ति भी हम पढ़ चुके थे। आज हम आगे पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, कि क्या इस गॉस की प्रमेय से इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके अनुप्रयोग क्या हैं। तो आज हम उन अनुप्रयोगों के बारे में यहाँ सीखेंगे। बेसिकली 3 या 4 अनुप्रयोग इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड परीक्षा के पर्पज से। तो आज हम वही चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में। सबसे पहले हम कूलाम का नियम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहला अनुप्रयोग अगर हम लेके चलें कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम। गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। आज हम बच्चों यहाँ पे गॉस की प्रमेय की हेल्प से कूलाम का नियम हम यहाँ पे उत्पन्न करके दिखाएंगे, यानी कि कूलाम का नियम हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो कैसे? इसके लिए हम क्या लेंगे भाई, हमको मालूम है कि गॉस की प्रमेय जो है एक बंद वक्र पृष्ठ के लिए है, एक बंद पृष्ठ के लिए काम करता है। तो इसके लिए हम लेके चलेंगे कि हमारे पास एक बंद गोलीय पृष्ठ है। क्या है? हमारे पास एक बंद गोलीय पृष्ठ है, ये हमने मान लिया। ये क्या है? एक बंद गोलीय पृष्ठ है। इस बंद गोलीय पृष्ठ पर जो आवेश है वो क्या है? क्यों? क्या है बच्चों? आवेश क्यों। अब यहां से अगर हम एक लघु अवयव अगर हम यहां लेकर चलें, एक हम छोटा सा क्षेत्रफल सदिश अगर हम लेकर के चलते हैं, हमने माना कि यहां पे ये एक स्मॉल क्षेत्रफल सदिश है। क्या है? एक स्मॉल क्षेत्रफल सदिश है। तो इसका क्षेत्रफल सदिश हम लेके चल रहे हैं डी ए वेक्टर। क्या लेके चल रहे हैं बच्चों? डी ए वेक्टर। अब ये जो हमारा बंद गोलीय पृष्ठ है, इसकी जो हम त्रिज्या लेकर के चल रहे हैं, वो त्रिज्या हम मान के चलेंगे बच्चों आर। अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा भी किधर की तरफ है? आपके इस हम एक ही छोटा सा लघु क्षेत्रफल सदिश हम लेकर के चल रहे हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश हम जो लेकर चल रहे हैं, उसी के अनुदिश है आपके वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों कि इस छोटे से क्षेत्रफल सदिश का इस लघु क्षेत्रफल सदिश से जो संबद्ध वैद्युत फलक्स होगा, तो वो भी क्या होगा? छोटा सा ही होगा। ठीक है। तो हम वही सबसे पहले निकालते हैं कि लघु अवयव से संबद्ध लघु क्षेत्रफल सदिश, लघु क्षेत्रफल सदिश डीए से बद्ध फलक्स, डीए से संबद्ध फलक्स, संबद्ध फलक्स अगर हम निकालें तो क्या होगा बच्चों? ये होगा डी फाई ई, और किसके इक्वल होगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब क्योंकि जब दोनों की जो दिशा है वो एक ही ओर है, दोनों एक दूसरे के अनुदिश हैं, तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण होगा वो क्या होगा? जीरो। तो ई डी ए कॉस जीरो। तो यहां से डी फाई इक्वल टू क्या आ गया? ई डी ए। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ई डी ए। अब अगर हम ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम फ्लक्स निकालते हैं, तो
संपूर्ण फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा बच्चों, संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्योंकि जैसा लघु अवयव आप यहां लेके चले हैं, ये लघु अवयव यहां भी हो सकता है, आप इसे यहां भी मान सकते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब कहीं पर भी आप ये छोटे छोटे अगर अवयव लेके चलें तो सबके लिए आपका जो एक लघु फ्लक्स जो निकल करके आएगा, एक छोटे से इस अल्पांश का जो फ्लक्स निकल के आएगा डी फाई ई, वो उतना ही आएगा। अब अगर आप सबका एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो हम समाकलन करते हैं, तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई। क्या आ गया जी, इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो फाई ई इंटीग्रेशन डी फाई ई की वैल्यू ई डी ए। अब यहां से ई तो क्योंकि हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए। अब क्योंकि क्लोज सरफेस है तो यहां पे आप ये क्लोज इसको कर सकते हैं। अब डी ए की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां हम क्या पुट कर लेंगे, पाई ई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु गॉस की पिरमें क्या कहती है भाई, गॉस की पिरमें से, गॉस की पिरमें कहती है कि ये जो फाई ई है ये किसके इक्वल होगा, फाई ई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। क्योंकि इस गोलीय पृष्ठ से जो बद्ध आवेश है वो क्या है बच्चों, क्यू है। तो फाई ई हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो अब अगर आप ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप ये देखते हैं बच्चों, जब हम गॉस की पिरमे की उपपत्ति करते हैं, प्रूफ उसको करते हैं, तो ये हम लेकर के चलते हैं वैद्युत क्षेत्र। लेकिन जब उसी गॉस की पिरमे से हमें कूलाम का नियम वेरीफाई करना होता है तो हम ये निकाल करके लाते हैं वैद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको तो निकालना है क्या, कूलाम का नियम प्रूफ करना है। अब कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल। तो हम यहां ये लेके चलेंगे कि अगर इस गोलीय पृष्ठ के, ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, अगर यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, क्या है ये प्यारे बच्चों, ये है परीक्षण आवेश। क्या है जी, परीक्षण आवेश। अगर ये परीक्षण आवेश यहां रखा हुआ है तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, देख लेते हैं जी। ठीक है, गोलीय पृष्ठ के या गोलीय पृष्ठ पर स्थित, या गोलीय पृष्ठ के निकट भी हम इसको मान लेते हैं, परीक्षण आवेश Q0 पर, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना बल होगा, F इज इक्वल टू ई क्यू जीरो। ई की वैल्यू पुट कर दीजिए वहां से, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यही है कूलाम का नियम। तो हमने क्या काम किया, हमने इस गॉस की पिरमे की हेल्प से, गॉस की पिरमे की सहायता से हमने कूलाम का नियम क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं, थोड़ा अगर आप पीछे देखते हैं, ये हमने क्या किया है कि इस गॉस की पिरमे से कूलाम का नियम क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। इसके बीच में माना एक गोलीय पृष्ठ है,
ये है वो है। तो ये सारे जो थ्योरेटिकल टर्म्स बीच में हम लिखते हैं, ये आप किसी भी बुक से लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि डेरिवेशन आपको कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि बच्चों आप इसे ना स्टेप में अगर याद रखेंगे कि पहले हमने क्या निकालना है, एक छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के लिए फ्लक्स निकालना है, फिर ऐसे अगर छोटे छोटे बहुत सारे अगर हम अल्पांश लेके चलें तो फिर संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा पूरे गोलीय पृष्ठ के लिए, तो किसी एक अल्पांश का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे। अब इंटीग्रेशन भी यहाँ क्या लेंगे बच्चों, हम क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि हम बंद पृष्ठ यहाँ पे यूज करते हैं ना। तो निकाल करके सारा फिर हम गॉस की प्रमेय यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान निकल करके आ जाएगा, और उसी वैद्युत क्षेत्र के मान की हेल्प से हम किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की हम जो वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, यहाँ पे हम उसे फिर प्रूफ कर लेंगे। तो बच्चों ये है हमारी गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग था। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की। तो दूसरे अनुप्रयोग में आप देखें कि इसी गॉस की प्रमेय की हेल्प से हम किसी अनंत लंबाई के चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कैसे? ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ही डेरिवेशन, अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, तो बच्चों ये डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है बच्चों, अनंत लंबाई के चालक तार, या अनंत लंबाई के चालक भी आप मान सकते हो, सिंपल तो चालक तार भी लिख सकते हो, के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका दूसरा अनुप्रयोग है, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी गॉस की प्रमेय की। तो कैसे करेंगे इसमें, यहां हम लेके चलेंगे कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं इसका। ये एक हम यहां पे लेके चल रहे हैं कि कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, ये हमने कोई अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया है, इसकी कोई लेंथ हमें कंफर्म नहीं है क्योंकि अनंत लंबाई का है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट आगे कर दिया है। इसको हमने धन आवेश, अनंत लंबाई के चालक तार पे क्या है, हम मान करके चल रहे हैं कि इस पर धन आवेश क्यों एक समान रूप से वितरित है। हमने माना कि एक अनंत लंबाई के चालक तार पर धन आवेश क्यों एक समान रूप से वितरित है। अब इस चालक तार के चारों ओर हम एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे बच्चों कि गॉसियन पृष्ठ क्या आ गया भाई, तो गॉसियन पृष्ठ बच्चों आपका एक ये हाइपोथेटिकल सरफेस होता है। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लोहे की रॉड है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में आप माने, आपने उसको गर्म किया है, तो आप देखेंगे कि आप उसे छुए बगैर अगर दूर भी थोड़ी डिस्टेंस पे आपका हाथ है तो वहां तक उसकी तपन महसूस होती है। मान के चलें ये रॉड है, बहुत गर्म है, तो कुछ दूरी तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गर्म है, क्योंकि इसके चारों तरफ इसका वो गर्माहट का क्षेत्र क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जब तुम धनावेशित इसको मान करके चलोगे तो इसके भी चारों तरफ एक क्या होगा, आवेश बन जाएगा। अब वो एक इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि हम इस चालक तार के निकट एक गॉसियन सरफेस की, एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। अब परिकल्पना क्यों, क्योंकि ये इमेजिनेशन है, दिखेगा तो नहीं। आपका चालक तार अगर ये चार्ज है तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं, हम परिकल्पना करते हैं। हमने माना कि इस चालक तार के चारों ओर हमने एक एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। तो हमने ये लिया
ये हमने माना इस चालक तार के चारों ओर क्या है, ये एक गॉसियन पृष्ठ की हमने परिकल्पना कर लीजिए, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या ली हमने, इसकी लंबाई हम लेकर के चलेंगे L। L लंबाई का ये जो गॉसियन पृष्ठ है हम ये लेकर चल रहे हैं कि ये L लंबाई का है। अब अगर आप यहां देखें बच्चों, तो इस गॉसियन पृष्ठ पर आपके 3 पार्ट आपके बनते हैं। जैसे एक तो अगर मैं ये लेके चलूं, एक पृष्ठ, एक यहां और एक यहां। अब यहां पे हम ये मान करके चले हैं कि ये जो आवेशित चालक तार है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने ये ले ली। ये क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां पे अगर हम देखें ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और अगर मैं यहां पे ये अल्पांश क्षेत्रफल लेकर के चल रहा हूं तो इसकी भी दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अकॉर्डिंग ही होगी, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर ये पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इसके क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर यहां देखते हैं ई वेक्टर, तो यहां आपका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ये होगा। तो इसको तो मैंने ले लिया DA1 वेक्टर, इसको हमने ले लिया DA2 वेक्टर, क्योंकि ये फर्स्ट में मान के चल रहा हूं, ये सेकंड हम अल्पांश क्षेत्र लेके चल रहे हैं, और ये हम थर्ड मान करके चलेंगे। तो यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका क्या आएगा, DA वेक्टर, तो इसे हम लिख लेंगे DA3 वेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा इतना। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि वैद्युत क्षेत्र हर बार सेम ही है, क्योंकि वो तो हम लेकर के ही चल रहे हैं बच्चों, कि हमारा जो आवेशित चालक तार है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, तो अब यहां अगर मैं आपसे कहूं कि इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स कितना होगा, इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या होगा, तो अगर मैं कुल फ्लक्स यहां पे निकालूं, क्या निकालते हैं, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए आपको यहां क्या करना होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो इस वाले पृष्ठ के लिए यानी इंटीग्रेशन ई वेक्टर DA1 वेक्टर, ठीक है, डॉट प्लस सेकंड सरफेस के लिए आ जाओ, ये तो फर्स्ट के लिए है। अब अगर सेकंड के लिए आते हो तो यहां भी ई वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर। ठीक है, वैसे आप अगर सिंपल इसे DA भी मान के चलते हो कि यहां भी अल्पांश क्षेत्रफल आप DA लो, यहां भी आप DA लो और यहां भी आप DA लो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम 1 2 3 यहाँ पे मान चुके हैं। तो आप अगर चाहें कि ये हटाना है तो ये आप हटा भी सकते हैं। आप इसको सिंपल ये भी DA वेक्टर ले लें, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट लेके चल रहे हैं, और यहाँ भी आप इसे DA वेक्टर, क्योंकि हम 1 2 3 यहाँ पे मेंशन करके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से भी आपका फिर ये हट जाएगा 1, ये 2 कुछ नहीं, आप सिंपल DA भी रख सकते हो। तो अब यहाँ अगर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, लंबवत हैं, तो लंबवत होगा तो EDA cos 90, EDA cos 90 प्लस यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अनुदिश हैं, तो EDA cos 0 प्लस EDA cos 90। ठीक है, तो ये cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो जब 0 की मल्टीप्लाई किसी में करोगे ये सब 0, ये आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन DA, इधर ये भी आपका 0, तो ये आ गया आपका EA। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, EA। अब अगर मैं इस गॉसियन पृष्ठ के लिए ये मैं आपसे कहूं कि ये एरिया क्या होगा,
इसका अगर हम ये क्षेत्रफल की बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ की कि ये क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिलेंडर का क्या होता है भाई 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे हाइट का काम कौन करेगी, यहाँ हाइट का काम करेगी इस गॉसियन जो पृष्ठ हम मान करके चले हैं उसकी लेंथ। तो यहाँ पे आप एक ही जगह क्या लिख सकते हो, E मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल। किसकी जगह पुट किया, ये एक ही जगह हमने पुट किया है। मैं ये साइड में भी लिखे दे रहा हूं ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो, 2 पाई आर और एल। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, परंतु गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई किसके इक्वल होता है भाई, फाई ई इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के। तो आप इस फाई ई की जगह क्या पुट कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 2 पाई R और L। अब आप एक काम कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के मल्टीप्लाई में जो भी चीज है उसे बराबर की इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कैसे, तो ये डिवाइड में आपका जब जाएगा, क्योंकि पीछे हम जो निकाल के लेके आए हैं वो है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई E और 2 पाई R और आपका L। अब आप इधर ही से जब लेकर के आएंगे तो आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन L इंटू R। अब हमें ये पता है, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। अगर हम ये माने कि इस चालक तार का आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है तब क्या होगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो और लैम्डा अपॉन आर। क्यों, क्योंकि आपका लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एल। तो आप इस Q अपॉन एल की जगह क्या रख लोगे, लैम्डा। ये आ गया हमारे अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम इसे 4 पाई करना चाहें या 4 करना चाहें तो हमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करनी पड़ेगी और 2 की नीचे। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ऐसा लिखने का बच्चों फायदा क्या है, इसका फायदा सिर्फ इतना है कि जब अगर आप ये न्यूमेरिकल आपको आने लगा, न्यूमेरिकल अगर पूछा जाने लगा तो यहां हमें इस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की डायरेक्ट वैल्यू पता होती है। क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो यहां हम ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया और 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया, बस इस लालच के लिए कि अगर हम न्यूमेरिकल में इसे यूज करने लगे तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं इस वैल्यू की वजह से। समझ रहे हैं ना बच्चों हम इसे क्यों लेके चल रहे हैं ये बस हम इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर की और 2 से नीचे की। तो ये आ गया बेसिकली आपका अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका जो थर्ड अनुप्रयोग अगर हम देखते हैं, तीसरा अनुप्रयोग क्या है, अब अगर ये तो हम लेके चल रहे थे कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है, भाई अगर चालक तार ना होकर के हमारे पास कोई समतल चादर हो, क्या हो, अनंत लंबाई की कोई समतल चादर हो और उसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो ये हमारा थर्ड अनुप्रयोग है किसका, गॉस की प्रमेय का। तो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड अनुप्रयोग के लिए। तो थर्ड अनुप्रयोग क्या है, समतल आवेशित चादर के निकट, इसमें भी लिख सकते हैं कि अनंत लंबाई की समतल आवेशित चादर के निकट, समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो यहां हम मान करके चलेंगे कि माना हमारे पास एक अनंत लंबाई की समतल चादर है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है और ये चादर आपकी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी हुई है। ठीक है, तो डायग्राम अगर इसका थोड़ा सा हम बना करके चलें तो डायग्राम कैसे होगा,
हमने लिया कि कोई अनंत लंबाई की कुछ चादर हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये एक समान रूप से क्या है, धनावेशित है और एक समान विद्युत क्षेत्र में ही रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। अब हम इस समतल चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। हमने माना कि इस चादर के आर पार क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ की जब इमेजिनेशन करेंगे, अच्छा ये चार्ज क्या है, ये चार्ज हम लेके चल रहे हैं क्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में है, वो हमने मान लिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो अब इसके आर पार हम क्या करेंगे, एक गॉसियन बेलन की परिकल्पना करेंगे। इस टाइप से ये हम इसे हिडन कर लेंगे यहाँ चार्ज, क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये डॉट डॉट पार्ट का क्या मतलब है, क्योंकि ये चादर के बैक साइड में है। ठीक है, तो यहां अगर यहां भी हम क्या लेके चलते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल लेके चलते हैं, तो ई वेक्टर, ये अल्पांश क्षेत्रफल का वेक्टर है, डी ए वेक्टर। इस वाले पृष्ठ के लिए देखें, ई वेक्टर और ये आपका डी ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां अगर पृष्ठ की बात करें, अगर इसके सरफेस पे आप देखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहां एक चीज तो हमें बड़ी स्पष्ट हो रही है बच्चों, कि इस गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स निकल करके नहीं आएगा। बस फ्लक्स किसके लिए आएगा, इन समतल पृष्ठों के लिए। ये जो हमारे पास यहाँ दो पृष्ठ हैं समतल पृष्ठ, अगर हम इन्हें नाम दें, इसे हम पी लें और इसको हम अगर पी डैश लेकर के चलें, तो यहाँ पे जो गॉसियन बेलन से संबद्ध फ्लक्स जो होगा, वो एक तो पी के इस समतल पृष्ठ से और एक इस पी डैश के समतल पृष्ठ की वजह से आएगा। तो आप ये देखें, अगर गॉसियन बेलन से संबद्ध कुल फ्लक्स, या आप इसे चादर से भी मान सकते हैं, तो कुल फ्लक्स में क्या आएगा, तो कुल फ्लक्स फाई में आएगा आपका, फाई ई इज इक्वल टू पी के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, प्लस इधर दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, जैसे पी के लिए मान लिया हमने, ये पी डैश के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहां पे आ जाएगा ये फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो प्लस ई डी ए कॉस जीरो। अब ये कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 होती है, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ई ए और प्लस ई ए, यानी कि क्या आएगा, 2 ई ए। फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए। अब हमें एक चीज यहां मालूम है प्यारे बच्चों, कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है,
परंतु गॉस की प्रमेय से अगर आप देखते हैं तो फाई ई की वैल्यू क्या आती है? फाई ई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इसकी जगह क्या रखेंगे आप? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो फाई ई की जगह, और ये हो गया 2e a। और यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो E इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ये क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो a। ये जो मल्टीप्लाई की चीज है कहाँ आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी, यानी 2 और 1 किसमें आ गया? डिवाइड में। तो यहां पे क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो डॉट क्यू अपॉन ए? अब अगर हम ये लेकर के चलें कि इस चादर के लिए जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, क्या हो आवेश का पृष्ठ घनत्व? सिग्मा। तो यहां पे क्यू अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा आ जाएगा। क्यू अपॉन ए की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सिग्मा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ये आ गया आपका समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे सिग्मा क्या है? ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या है जी? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है जी? सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व। और वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक समान जो आवेश का वितरण नियम हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि सिग्मा किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन ए की। तो इसीलिए हमने क्या काम किया है, यहाँ पे क्यू अपॉन ए की जगह हमने क्या पुट कर लिया है? सिग्मा पुट कर लिया है। तो बच्चों ये तीनों ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप गॉस की प्रमेय से चाहे कूलाम का नियम निकालें, आप गॉस की प्रमेय से अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, या गॉस की प्रमेय से ही अनंत लंबाई की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो तीनों ही अनुप्रयोग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो फोर्थ वाला अनुप्रयोग है कि अगर हमारे पास ये जो समतल आवेशित चादर हैं, ये दो चादर हों और दोनों एक दूसरे के क्या हों? समांतर हों, यानी समांतर आवेशित प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अब की बार ये एक प्लेट ना लेकर के अगर हम दो प्लेटें लें और वो दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हों? समांतर हों, तो समांतर प्लेटों के कारण या समांतर प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलें, तो फोर्थ वाला है हमारा, अगर फोर्थ अनुप्रयोग की हम बात करें तो आवेशित समतल आवेशित, यानी दो समतल आवेशित समांतर प्लेटों के लिए, दो समतल आवेशित समांतर प्लेटों के समांतर प्लेटों के लिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। यहां हम बच्चों मान के चलेंगे, हम यहां क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास क्या है? दो समांतर प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो हम क्या लेके चलेंगे? समान लेके चलेंगे। तो अगर हमारे पास ये दो प्लेटें हैं, प्लेट 1 और इसके समांतर ये प्लेट रखी हुई है प्लेट 2, दोनों का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। अगर दोनों का आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो? सिग्मा हो, ठीक है। दोनों ही क्या है? हमारी धनावेशित प्लेटें हैं, दोनों ही प्लेटें कैसी हैं? धनावेशित प्लेटें हैं। वैसे आप इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व अलग अलग मान के भी कर सकते हैं कि अगर ये सिग्मा 1 हो, ये सिग्मा 2 हो, बाद में आप इनके लिए फिर कंबाइन निकाल सकते हैं। तो यहां हमें क्या निकालना है
यहां हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहां आपको 3 क्षेत्र नजर आ रहे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहां जरा, ये फर्स्ट क्षेत्र, ये सेकंड बीच वाला, और ये अगर मैं लेके चलूं थर्ड। तो यहां हमें इन तीनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तीनों के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो ठीक है, हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी मान चुके हैं कि फर्स्ट प्लेट के लिए जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा 1 है और दूसरी प्लेट के लिए सिग्मा 2 है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं इनका जो क्षेत्रफल है वो हम समान लेके चलेंगे, क्षेत्रफल अवयव। तो अभी हमने जो पीछे समतल आवेशित चादर के लिए जो वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक हमने निकाला है, वहां से हम वो डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों कि यहां अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट क्षेत्र के लिए अगर हम फर्स्ट क्षेत्र के लिए बात करें, तो फर्स्ट क्षेत्र के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव है, ये पहली प्लेट के लिए हो गया E1, ठीक है। दूसरी प्लेट के लिए क्या आएगा, E2 आएगा, ये जी। सेकंड रीजन में अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्लेट के लिए E1, और ये सेकंड प्लेट के लिए E2, ठीक है। थर्ड रीजन की बात करें अगर हम, E1 फर्स्ट प्लेट के लिए और इधर ही आएगा आपका सेकंड प्लेट के लिए। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई है, ठीक है। तो जब फर्स्ट क्षेत्र की हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्षेत्र के लिए क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहां से कहूं कि नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा, आप यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि समतल आवेशित चादर के लिए जो E की वैल्यू होती है क्या होती है, अभी हमने पीछे निकाला है, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ फर्स्ट क्षेत्र में आप देखें दोनों प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा एक ही ओर है। तो इस फर्स्ट रीजन में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर हम मैं यहाँ पे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कॉमन लूं सारे बच्चों, तो क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आएगा। समझ गए। अब अगर सेकंड रीजन के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, सेकंड रीजन के लिए, सेकंड क्षेत्र के लिए, तो सेकंड क्षेत्र के लिए अगर दोनों प्लेटें धन आवेशित हैं तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र बच्चों आपका आएगा सेकंड के लिए वो क्या होगा, E1 माइनस E2। क्यों होगा आप स्वयं ये देख लीजिए, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है। दिशा मतलब अपोजिट है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, थर्ड क्षेत्र के लिए, अब थर्ड क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो थर्ड क्षेत्र के लिए जो हमारा विद्युत क्षेत्र निकल करके आएगा ई थर्ड, उसमें भी क्या है, दिशा दोनों की समान हो गई, यानी E1 प्लस E2। अगर हम ये सिंपल वेक्टर फॉर्म ना, क्योंकि हम ये सिंपली लेके चल रहे हैं, तो E1 प्लस E2, तो वहां भी क्या आएगा, सेम ही आएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे तीनों रीजन के लिए निकल करके आ गया है, किसके लिए निकल करके आ गया है, तीनों रीजन के लिए। लेकिन यहां मजे की बात क्या है, मजे की बात बच्चों यहां पे ये है, अगर हम यहां नोट में लगाऊं और मैं आपसे कहूं कि अगर दोनों प्लेटों के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है तो देखो क्या होने वाला है। अगर हम यहां लेते हैं कि यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, यानी कि इन दोनों की ही वैल्यू सेम है, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों देखें आपका ई फर्स्ट क्या होगा, ई फर्स्ट होगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा,
क्या होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा यानी 2 सिग्मा। तो इस फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या आ गया प्यारे बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब सेकंड रीजन में देखें, ई सेकंड, सिग्मा 1 भी सिग्मा, सिग्मा 2 भी सिग्मा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा माइनस सिग्मा कट के क्या आ गया, सब कुछ 0। और अगर ऐसी आप थर्ड के लिए देखते हैं तो थर्ड के लिए भी सेम ऊपर की तरह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि अगर हमारे पास दो समांतर आवेशित प्लेटें हैं जिनका आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है, जिनका आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है, तो उन प्लेटों के बीच में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। यानी इस वाले रीजन में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों आपस में बराबर हैं। और प्लेटों के बाहर आपका विद्युत क्षेत्र निकल करके आएगा जो कि क्या रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 रहेगा। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये एक धन आवेशित हो और एक ऋण आवेशित हो। तो अगर ऐसा आएगा तो सिग्मा 1 आपका सिग्मा हो जाएगा और सिग्मा 2 आपका माइनस के सिग्मा हो जाएगा। तो फिर आपका बीच वाले भाग में तो विद्युत क्षेत्र निकल करके आएगा लेकिन बाहरी रीजन में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। फिर यहां विद्युत क्षेत्र आएगा और यहां 0 हो जाएगा और यहां 0। लेकिन ये होगा कब, ये होगा तब जब एक धन आवेशित हो और एक ऋण आवेशित हो। तो ये एक ही व्यंजक कई बार ये 3 अलग अलग तरीका से पूछा जा सकता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस यही चेंजिंग आपको यहाँ पे करना है। तो आज हमने जो बच्चों डिस्कस किया, हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आज डिस्कस किए। बेसिकली ये 4 ही अनुप्रयोग ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मालूम किए जाते हैं। तो इनको अगर आप अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नोट्स अपने मेंटेन कर लेंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मेन चीज क्या है बच्चों की, जब हम फिजिक्स में डेरिवेशन करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम इनका अभ्यास नहीं करते हैं। अगर हम इनका रेगुलर अभ्यास करें, आज हमने आज प्रैक्टिस किया, 2 दिन बाद फिर एक बार प्रैक्टिस कर लें, फिर 1 हफ्ते बाद प्रैक्टिस कर लें, तो फिर हमें ये भूल हम इनको नहीं सकते। हम सारे डेरिवेशन, चाहे मैं पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, पूरी फिजिक्स में चाहे कोई भी व्यंजक आपका है, कोई भी डेरिवेशन आपका है, आप उसे इजीली ड्राइव कर लेंगे। क्योंकि बच्चों आपने छोटी क्लासों में एक रहीमदास जी का बड़ा फेमस दोहा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि अगर हम अभ्यास करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे जब पहले कुओं से पानी खींचा जाता था तो जिस बाल्टी में रस्सी बांध करके पानी ऊपर लेके आया जाता था, वो रस्सी बार बार जब उस शिला को टच करती थी, उस पत्थर को छूती थी, तो उस पत्थर पर अपने निशाने छोड़ देती थी। उस रस्सी के निशान पत्थर पर आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो अगर हम अभ्यास करें तो जो जड़मति है, जड़ बुद्धि है, वो भी क्या हो जाएगा, विद्वान बन जाएगा। वो भी उस किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को अगर अभ्यास हम कर रहे हैं तो हम उसके मास्टर बन जाएंगे। तो बच्चों इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस, बिना अभ्यास के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इसके सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सारा आज फिनिश हो गया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल हम ये करेंगे। फिर आगे से इस चैप्टर के लिए हम क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न हम अपने करेंगे। और ये फर्स्ट चैप्टर की आपका थ्योरेटिकल और डेरिवेशन क्या हो गया है बच्चों, खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।